हेलो एवरीवन, आज हम टीजीटी साइंस के कुछ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा जब हम इसे किसी कांच के सतह पर डालेंगे तो किस आपतन कोण से डाला जाता है, उस आपतन कोण का मान हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस है ए 57 अंश, बी 67 अंश, सी 53 अंश या डी 37 अंश। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन बताना है। और एक चीज़ जो हम जानते हैं, बूस्टर के नियम के अनुसार जो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा होती है वो पूरी तरह से आपतन कोण पर निर्भर करती है, ठीक है। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। तो यहाँ पर जो आपतन कोण बनता है इस स्थिति में उसे ही हम ध्रुवण कोण कहते हैं, जिसको हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं। और एक फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमें पता है कि कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.5 और यहाँ पे हमारा 10 IP ही रहेगा। हमें यहाँ पे वैल्यू ये बतानी है, आपतन कोण का मान बताना है। तो आपतन कोण जिसको हम IP से प्रदर्शित करते हैं, तो IP की वैल्यू निकालनी है, इसलिए IP इधर कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 1.5 होगा। और 10 इनवर्स 1.5 की वैल्यू जो होती है हमारी होती है कुछ लगभग इसकी वैल्यू आती है 57 अंश के लिए, अंश के आसपास कांच के लिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए जो 57 है हमारा, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ऑप्शन है ए 0 या बी 1 ओम या सी है 0.5 ओम या डी इन्फिनाइट। तो हमें इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। इसके लिए एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 वोल्ट के सेल दिए गए हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा 1.25 वोल्ट है और सेकंड जो है 0.75 वोल्ट है के दो समांतर क्रम में जोड़े गए सेल है। तो हमें तुल्य वोल्टेज का मान बताना है, मतलब यहाँ पे हमें जो उसकी वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 वोल्टेज दिया है, तो ये जो आपको दिख रहा है 1.25 वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी V1 की और 0.75 हो जाएगी वैल्यू V2 की। और एक जो यहाँ पे हमें तुल्य वोल्टेज का मान निकालने बोला है, और समांतर क्रम के लिए तुल्य वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/V इक्वल टू होता है 1/V1 प्लस 1/V2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें V1 की वैल्यू दी गई है और V2 की वैल्यू भी दी गई है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जैसे नॉर्मल सॉल्व किया जाता है 1/V इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2/V1 V2, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे V की वोल्टेज बताना है हमें। तो ये जस्ट 1/V है, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी V1 V2/V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो वैल्यूज़ हम रखेंगे इसकी, पहले हम V1 की वैल्यू रखेंगे जो कि होगी 1.25 और V2 की वैल्यू रखेंगे 0.75 और इसके अपॉन में जो होगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, जब हम V1 और V2 को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो वैल्यू हमारी आएगी 0.468 वोल्ट आएगा, जो कि लगभग 0.5 वोल्ट के बराबर है। तो हमारा डी ऑप्शन 0.5 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है ए इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी पर या बी इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, सी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर या डी उपरोक्त सभी पर। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो सेल का
हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इन सभी ऑप्शंस पर निर्भर करता है। मतलब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और विद्युत अपघट्य में डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ ये विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारा जो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। हमारा डी जो इसका ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि किसी धातु पर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा होती है। ऑप्शन है लगाए गए क्षेत्र के विपरीत, या बी लगाए गए क्षेत्र की दिशा में, और सी है हमारा लगाए गए क्षेत्र के लंबवत, और डी लगाए गए क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो आपका जो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लगाए गए क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग की दिशा होती है वो अगर क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र कुछ इस तरह है तो वो उसके विपरीत दिशा पर कार्य करती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लगाए गए क्षेत्र के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर हम अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं एक निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम, या बी है एक निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम, एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, या डी है एक उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अमीटर या गैल्वेनोमीटर जो हम कहते हैं वो क्या होता है। कोई अमीटर को जब हम निम्न प्रतिरोध का एक धारा मापी होता है, जो हमारा अमीटर होता है वो बहुत ही निम्न प्रतिरोध का धारा मापी होता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं कि किसी भी विद्युत प्रतिरोध में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसका मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसमें एक निम्न प्रतिरोध के धारा मापी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे ना, जब यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक निम्न प्रतिरोध का जो धारा मापी होगा उसको हम जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ये जो होगा एक संट बन जाएगा, जो कि अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एक निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर या जिसको हम धारामापी कहते हैं उसमें जब हम वैद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका मापन करते हैं, और उसमें अगर हम लगा देंगे एक निम्न प्रतिरोध के धारामापी को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वो शंट बन जाएगा, जिसको हम अमीटर के रूप में, जिससे वो बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 22, जो कि है हमारा एक 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इसके व्यास पर दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर है। हमारे ऑप्शंस है ए 12 ओम, या बी 6 ओम, सी 3 ओम, या डी 24 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंबे तार हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दी गई है तार की, और उसका प्रतिरोध जो है वो 12 ओम है। ठीक है, सपोज कुछ ऐसा तार है हमारे पास, इसका प्रतिरोध हमें दिया गया है कि 12 ओम है, और यहाँ पे क्या बोला है कि इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, सपोज इसे एक जो हमारा यहाँ पे है इसे एक वृत्त के रूप में हम मोड़ देंगे, तो वृत्त के रूप में जब हम इसे मोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है दो समांतर प्रतिरोध में बच जाएगा, क्योंकि एक प्रतिरोध जो हमारा होगा वो ऊपर की तरफ यहाँ पर लगेगा, और जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगेगा, तो ये दो प्रतिरोध बच जाएगा। तो हमारे पास जो 12 ओम का प्रतिरोध है वो जब दो समांतर प्रतिरोधों में बटेगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 ओम में बट जाएगा। ऊपर की वैल्यू एक 6 ओम हो जाएगी और नीचे भी वैल्यू 6 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो और तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है इसका, और तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध का वैल्यू हमें पता है कि वो समांतर भाग में बढ़ गया, तो R1 और R2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 2/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1/2
3, ठीक है। 1/3 आ गई, 1/r की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध मतलब r की वैल्यू बतानी है, तो r = 3 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है 3 ओम वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपथ के ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ये परिपथ है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक 3 ओम का है, यहाँ पे ये सारे जुड़े हुए सेल हैं। तो ये सभी प्रतिरोध को हम किस में जोड़े हैं, ये आपको लाइन से ये जो दिख रहा है आपको, ये सभी प्रतिरोध हमारे समांतर श्रेणी में जुड़ने पर हमें तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तुल्य प्रतिरोध मतलब R की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/r = हमारा हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 हो जाएगा। R1 R2 R3 सभी की वैल्यूज हमें दी गई है जो कि है 3 है। तो 1/3 प्लस 1/3 और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 ओम इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई व 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर बताना है यहाँ पर, ठीक है। हमें विभवांतर का मान बताना है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ये इसमें हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें धारा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो धारा का सूत्र जो कि हमें पता है, जो प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर और लगाए गए प्रतिरोध के बटे में आएगी। यहाँ पे I = V/R होता है। तो यहाँ पे जो हमें धारा की वैल्यू निकालनी है, V और R की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या दी गई है, 6 वोल्ट दी गई है। प्रतिरोध भी हमें दिया गया है 100 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06, ठीक है। जो कि किस में रहेगा, धारा है तो धारा किस में रहेगी, हमारी एम्पियर में रहेगी, ठीक। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये प्रवाहित धारा की वैल्यू आई, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि तार पर 50 सेंटीमीटर दूर पर दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर बताना है, ठीक है। तो तार जो है वो हमारा 50 सेंटीमीटर पर उसका यहाँ पे हम सपोज मान के चलेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध है वो प्रतिरोध की वैल्यू R' है, ठीक है। हम R' मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अनुसार क्या करना पड़ेगा, R/L होगा एक तरफ और दूसरे तरफ R'/L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है 100 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, तो उसे हम लिखेंगे। साथ ही साथ हमें लंबाई भी दी गई है, यहाँ पे दिखा हुआ है 3 मीटर लंबा तार जोड़ा गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी गई है उसे हम पुट करते जाएंगे। R' की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, और जो 1L की वैल्यू है जो कि हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बतानी है R' की वैल्यू, ठीक है। तो R' जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इसे हम इरेज कर देते हैं। R' की वैल्यू हमारी हो जाएगी, पूरा सॉल्व करने पर हम देखें तो कुछ ऐसी आएगी हमारी, ये हो गई हमारी R' की वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर बताना है। तो विभवांतर जो होता है हमारा वो क्या होता है, विभवांतर बराबर जो होता है प्रवाहित धारा होता है, और प्रतिरोध का वैल्यू होगा हमारा, प्रतिरोध जो हमारी नई प्रतिरोध हमने निकाली R' वो हो जाएगी, और प्रवाहित धारा जो हमने निकाला है, क्या निकाला है 0.06 निकाले थे हम, तो 0.06 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50/3 निकाली है हमने। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 वोल्ट, जो कि हमारा राइट ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे जो हमने
तुरंत इरेज कर दिया उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप उसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपके पास जो कॉपी होगी उसमें आप पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की वजह से थोड़ा बताने में हमें दिक्कत हो रहा है, इसलिए वैसा इरेज करने पर तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 25, जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। आपके ऑप्शंस है ए आकृति से, बी आकार से, सी अभिविन्यास से, या डी चक्रण से। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है चुंबकीय क्वांटम संख्या की, जो कि हमें बताता है कि उपकोष के में कितने कक्षक हैं, वो बताता है हमें उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, और ये कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अभिविन्यास जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये अभिविन्यास को बताती है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ऑप्शन है ए बराबर, बी कम, सी अधिक, या डी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो जो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके द्वारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम अधिक या कम करके उसके मान में परिवर्तन करते हैं। और जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की। तो जब हम द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हो, ठीक है, मतलब n जो फेरों की संख्या n है वो द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अगर अधिक हो तो वोल्टता क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, वोल्टता मतलब V की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। इस प्रकार का जो होता है हमारा व्यवस्था उसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है जब फेरों की संख्या, तो वोल्ट का मान बढ़ते जाता है। इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है उसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार जब हम द्वितीयक कुंडली में जो धारा होगी वो प्राथमिक कुंडली से कम प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है हमारा लेस, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है कहलाती है। ठीक है, हमें वो क्वांटम संख्या बतानी है जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताता है। जो हमारी क्वांटम संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। एक जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और साथ ही साथ जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा के बारे में बताती है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर और नाभिक में इलेक्ट्रॉन के कक्ष से जो औसत दूरी होती है वो बताती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n का जो संभावित मान होता है वो 1, 2, 3 से लेकर हमारा इन्फिनिटिव तक हो सकता है, और n का मान जब हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और उसके कोष की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की वैल्यू r जो होती है वो भी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए यहाँ पे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को बताता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कि है मुख्य क्वांटम संख्या वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए h/पाई का, बी h/2 पाई का, या सी x+1 h/2 पाई का, या डी n-1 h/2 पाई का। तो यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 होती है। यहाँ पे Z की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। साथ ही साथ जो इसमें ऑर्बिटल जो हमारे होते हैं वो केवल 1s में समाहित होते हैं, क्योंकि 1s में हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे जो होंगे 1s ऑर्बिटल में ही समाहित होंगे। और इसके लिए अगर हम किसी उपकक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग निकालें तो कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि L1 होता है NH/2 पाई। ठीक है,
जहाँ पे n जो है वो इलेक्ट्रॉन के कक्ष की संख्या को बताता है। अगर हम दूसरे ऑर्बिटल के लिए करें, किसी दूसरे ऑर्बिटल के लिए अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा L2 हो जाएगा। L2 इक्वल टू n+1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले के लिए हम कर रहे हैं तो n की जगह n+1 हो जाएगा, और h/2 n+1 h/2 आया। अब हमें कोणीय संवेग का अंतर बताना है, ठीक है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, डेल L निकालेंगे, तो डेल L के लिए हो जाएगा हमारा L2 माइनस L1। यहाँ पे L2 की वैल्यू पुट करेंगे, L2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी n+1 h/2 माइनस L1 की वैल्यू NH/2। तो इसको जब अंदर में इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा NH/2 प्लस हो जाएगा H/2 और फिर माइनस में हो जाएगा NH/2। तो ये जो हमारा NH/2 प्लस और माइनस का है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है H/2 वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर A समान रहता है, B बढ़ता है, C घटता है, या D पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक ऊर्जा के बीच का अंतर होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होती है हमारी, जो होती है En इक्वल -13.6Z² अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे z जो है वो हमारा परमाणु संख्या को बताता है और n जो है वो कक्ष की संख्या को बताता है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो हम कोई भी क्रमिक ले सकते हैं, 1-2 के बीच निकालें या 2-3 के बीच निकालें। बस हमें क्या करना है कि n के जगह पे कक्ष संख्या डालना है और z के जगह पे परमाणु संख्या डालना है और देन सॉल्व करना है। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर होता है वो घटता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आप चाहें तो आप इस फॉर्मूला में किसी भी दो क्रमिक के लिए पुट करके आप ये चीज़ देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अणु बम आधारित होता है। ऑप्शंस हैं ए नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, या बी ए है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, या बी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, सी रेडियोधर्मिता के सिद्धांत पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के अभिक्रिया पर आधारित होता है हमारा अणु बम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन में कोई भी भारी नाभिक पर जो है ना, कोई हमारी भारी नाभिक होगी उस पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो भारी नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चन हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट जो होगा उसमें हम और अपकमिंग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट पर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।